Hello students, welcome to AS Tutorials. Today we will continue our first chapter, that is working of the constitution. So students, last lecture में हमने पढ़ा था about the Indian constitution. हमने Indian constitution के कुछ principles पढ़े थे. We saw that कि according to the constitution India एक secular country है. Then हमारा constitution जो है वो डेमोक्रेसी, जस्टिस एंड इक्वालिटी, इन सब चीज़ों को प्रमोट करता है. अवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950. करेक्ट, मैंने अभी भी बताया आपको दैट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सोशल जस्टिस, इक्वालिटी, इन सब चीज़ों पर फोकस करता है. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कब इम्प्लीमेंट हुआ था? ऑन 26 जनवरी 1950. एंड तब से लेकर अब तक हमारी गवर्नमेंट जो है वो किसके अकॉर्डिंगली वर्क करती है? अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 26 जनवरी 1950. एंड तब से हमारी गवर्नमेंट जो भी वर्किंग करती है वो किसके बेसिस पर होता है? ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. दैट इज कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे उनके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट वर्क करती है. नाउ इस चैप्टर में हम 3 एरियाज़ पे फोकस करने वाले हैं. हमारे 3 एरियाज़ कौन से थे? डेमोक्रेसी, सोशल जस्टिस एंड जुडिशियल सिस्टम. जिसमें से डेमोक्रेसी हम अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं. डेमोक्रेसी में हमने क्या क्या देखा था? पहला था पॉलिटिकल मैच्योरिटी. इस पॉइंट पे हमने क्या पढ़ा था? दैट हमारी कंट्री की जो डेमोक्रेसी है, दैट इज़ इंडियन डेमोक्रेसी, वी सॉ इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड. करेक्ट. एंड हमने देखा दैट हमारी डेमोक्रेसी धीरे धीरे करके क्या होती जा रही है? इट इज़ बिकमिंग मोर एंड मोर सक्सेसफुल. एंड डेमोक्रेसी का सक्सेस हमें कैसे देखने को मिलता है? विथ पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल. हमारी कंट्री के अंदर अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. गेटिंग, ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं. हमारी कंट्री में इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कंडक्ट होते हैं. एंड ये सब चीज़ें क्या इंडिकेट करती है? ये इंडिकेट करती है दैट हमारी कंट्री में डेमोक्रेसी इज़ सक्सेसफुल. सेकेंड पॉइंट हमने पढ़ा था अबाउट द राइट टू वोट. सो राइट टू वोट के लिए इंडिया क्या फॉलो करता है? यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज. दैट इज़ हर एक पर्सन जो भी एडल्ट एज क्रॉस करता है उसे वोट करने का राइट मिलेगा. पहले ये एडल्ट एज कितनी थी? 21 ईयर्स. एंड अब ये डिक्रीज़ होकर कितनी हो गई है? 18 ईयर्स हो गई है, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर सके. देन थर्ड पॉइंट हमारा इसमें था अबाउट द राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI. सो वी सॉ दैट ये RTI के वजह से हम अब गवर्नमेंट हमसे सीक्रेट्स नहीं रख सकती है. गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा. हमें गवर्नमेंट के वर्किंग के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी. सो ये सब कुछ पॉइंट्स है जो शो करता है दैट इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी हैज़ बिकम स्ट्रॉन्गर. ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं. इट हैज़ बिकम सक्सेसफुल एज वेल एज इट हैज़ बिकम ट्रांसपेरेंट. ट्रांसपेरेंट मतलब अब गवर्नमेंट हमसे सीक्रेट्स नहीं रख सकती. गवर्नमेंट हैज़ टू बी अकाउंटेबल. जो भी वो कर रहे हैं उसका आंसर उन्हें हमें देना पड़ेगा. यहाँ तक हमने अपने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था. अब हमारा सेकेंड टॉपिक आता है. जैसा आई टोल्ड यू दैट इस चैप्टर में हम 3 टॉपिक्स पढ़ने वाले थे. सो हमारा सेकेंड टॉपिक इज़ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ गिवन द गाइडलाइंस टू एस्टैब्लिश a new society based on these 2 values. We are following the path laid down by the constitution to achieve this goal. क्या बोला हुआ है यहाँ पे? That social justice और equality, ये दोनों क्या है? These are the important goals, important objectives of our constitution. अब हम जो भी चीज़ें करते हैं वो सब किस लिए करते हैं? सो दैट पीपल कुड गेट जस्टिस. पीपल शुड गेट दी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, है ना. लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए. दे शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सो दैट वो अपने आप को बिल्ड कर सके, डेवलप कर सके.
हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इन दो प्रिंसिपल्स पर ज़्यादा फोकस करता है. कौन से दो प्रिंसिपल्स हैं? द प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. ये दो ऑब्जेक्टिव्स कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इम्पॉर्टेंट कंसिडर किए गए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में इन गोल्स को अचीव करने के लिए देयर आर गाइडलाइंस एंड हमें उन्हें फॉलो करना है ताकि हम कंट्री के अंदर जस्टिस एंड इक्वालिटी एस्टैब्लिश कर सकें. To establish social justice is to remove the social conditions which are responsible for injustice and insist on the equality of dignity for all individuals. The principle of justice and equality aim at ending discrimination in the social status such as superior or inferior on the basis of caste, religion, language and gender, place of birth, race, property and giving equality of opportunity for development to every individual. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? सोशल जस्टिस हम कैसे दे सकते हैं? तो सोशल जस्टिस देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? उन सारी कंडीशंस को हटाना पड़ेगा जिनकी वजह से इनजस्टिस होता है. आप इंसाफ कैसे कर सकते हो? जब आप वो सारी कंडीशन को हटाओ जिससे नाइंसाफ़ी होती है. अगर आपने एक बार वो सारी कंडीशंस हटा दी तो ऑटोमेटिकली हर एक पर्सन को जस्टिस मिल सकेगा. अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज़ बताई है कि जस्टिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जस्टिस के लिए हमें डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करना पड़ेगा. ठीक, जब हमें इक्वालिटी मिलेगी तो हमें जस्टिस भी मिलेगा. अगर इक्वालिटी नहीं है, दैट इज़ अगर कोई पर्सन अपने आप को प्रॉपर्टी के बेसिस पर या कास्ट के बेसिस पर, रिलीजन के बेसिस पर अगर अपने आप को सुपीरियर और दूसरों को इन्फीरियर कंसिडर करता है, सो हमें जस्टिस उस केस में नहीं मिल सकता. जस्टिस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहले जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो इनइक्वालिटी है, हमें वो ख़त्म करनी पड़ेगी. अगर सब एक बराबर है, अगर सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रही है, सो ऑटोमेटिकली कंट्री में इक्वालिटी आएगी एंड इक्वालिटी के साथ साथ में कंट्री के अंदर सोशल जस्टिस भी आएगा. समझ आया? देखो यहाँ पे क्या बताया हुआ है. एक बार हम वापस इस पैराग्राफ को रीड करेंगे बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस इज टू रिमूव ऑल दो सोशल कंडीशंस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनजस्टिस एंड इंसिस्ट ऑन द इक्वालिटी ऑफ डिग्निटी फॉर ऑल द इंडिविजुअल्स. क्या बोला है? सोशल जस्टिस अगर हमें क्रिएट करना है, अगर एस्टैब्लिश करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? वो सारे कंडीशंस को हटाना पड़ेगा जिसकी वजह से इनजस्टिस होता है. प्लस हमें साथ साथ में इक्वालिटी के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा. अगर ये इक्वालिटी एग्जिस्ट करती है तो धीरे धीरे करके सोशल जस्टिस भी एस्टैब्लिश हो जाएगा. The principle of justice and equality aim at ending discrimination in social status such as superior or inferior on the basis of caste, religion, language and gender, place of birth, race, property and giving equal opportunity for development to every individual. क्या बोला हुआ है यहाँ पे कि हम justice and equality क्यों लेकर आना चाहते हैं? सो दैट कंट्री के अंदर ये जो डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, ये डिस्क्रिमिनेशन एंड हो सके. करेक्ट? एक बार ये डिस्क्रिमिनेशन एंड हुआ तो कंट्री के अंदर जस्टिस भी एस्टैब्लिश हो जाएगा, प्लस हर एक पर्सन को इक्वल अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी. क्लियर? टू एस्टैब्लिश जस्टिस एंड इक्वालिटी एफर्ट्स आर टू बी मेड एट ऑल द लेवल्स ऑफ सोसाइटी. But the government's efforts and policies on this front are more important. For democracy to be inclusive, one must try to bring all the section of society into mainstream. Democracy is in fact a process of accommodating different sections in the society. Democracy helps in reducing social conflicts. Let us take रिव्यू ऑन द एफर्ट्स मेड इन इंडिया इन दिस डायरेक्शन. क्या बताया हुआ है यहाँ पे? दैट अगर आपको इक्वालिटी और जस्टिस इस्टेब्लिश करना है तो सोसाइटी को भी इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए.
सोसाइटी के कंट्रीब्यूशन से भी इम्पोर्टेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या पॉलिसीज़ बनाती है। गेटिंग, अगर गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म करने के लिए, तो धीरे धीरे करके सोसाइटी में से डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो जाएगा। सो इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि गवर्नमेंट वो पॉलिसीज़ बनाए जिन पॉलिसीज़ से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो ख़त्म हो जाए, कंट्री में इक्वालिटी आए। गेटिंग, यहाँ पर एक और चीज़ हमें बताई है दैट डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, व्हाट डज डेमोक्रेसी लिटरली मीन्स, कि हमें डिफरेंट सेक्शंस को एक साथ में रखना है। एक साथ में रखने का मतलब एक को सुपीरियर दूसरे को इन्फीरियर नहीं, एक साथ में रखने का मतलब हर एक पर्सन को हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है। ओके, सो लेट्स सी कि इंडिया में क्या क्या किया गया है टू एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सबसे पहला है द पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ओके, सो अगर थोड़ा सा हम हिस्ट्री पे जाएंगे तो वी हैव सीन दैट कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस थे, उनके साथ कंट्री में पहले बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। करेक्ट, पास्ट में बहुत डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उनके साथ। अगर उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उन्हें स्पेशल रिजर्वेशंस प्रोवाइड करने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें हमारी कंट्री ने की है। जो पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उसको ओवरकम करने के लिए क्या किया है कंट्री में, सीट्स को रिजर्व किया है। लेट्स सी कैसे इसने वर्क किया। पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट इज मेंट फॉर दोज सेक्शन ऑफ सोसाइटी who have been deprived of the opportunity for education and employment for a long period of time. Accordingly, in educational institute and in government service, some seats are kept reserved for scheduled caste and scheduled tribe. There is also a provision of reservation of seats for the other backward classes. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that ये जो रिजर्वेशन का पॉलिसी है ये किसके लिए है, ये सोसाइटी के उन सेक्शन के लिए है जिनको पास्ट में ना तो प्रॉपर एजुकेशन अपॉर्चुनिटी मिला और ना ही प्रॉपर जॉब अपॉर्चुनिटी मिला। गेटिंग, ना उनके पास पहले एजुकेशन अपॉर्चुनिटी था और जॉब अपॉर्चुनिटी भी नहीं था। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आज के टाइम पे वो बाकी लोगों से इक्वली compete कर पाए। एंड इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया था, सीट्स रिजर्व की थी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में भी एंड साथ साथ में गवर्नमेंट सर्विसेज में भी, सो दैट जो जिन लोगों के साथ पास्ट में डिस्क्रिमिनेशन हुआ है उन लोगों को अभी प्रॉपर अपॉर्चुनिटी मिल सके। गवर्नमेंट ने किस किस के लिए सीट्स रिजर्व की थी, फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस, दैट इज SC, ST एंड OBCs। इनके लिए सीट्स रिजर्व की है सो दैट पास्ट में जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ है अब उसको ओवरकम किया जा सके। सेकेंड, द शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट एक्ट फॉर एस्टैब्लिशिंग सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी. This act prevents any injustice against the people belonging to the scheduled caste and scheduled tribe, and any act of atrocity committed against them is liable for punishment. Okay, so पहले के टाइम पर we have seen के राजाज एंड सब रहते थे, राजा महाराजा सब रहते थे। सो वो लोग अपने आप को क्या कंसिडर करते थे, दैट वो ऊपर है एंड बाकी के जो लोग हैं एंड स्पेशली जो SC STs है वो लोग उनको बहुत लो ग्रेड ट्रीटमेंट देते थे। सो इंडिपेंडेंस के बाद में क्या किया गया, एट्रोसिटीज़ एक्ट को ख़त्म, मतलब एट्रोसिटीज़ एक्ट स्टार्ट किया गया। इस एक्ट के अकॉर्डिंग कोई भी पर्सन जो पुराने टाइम पे किसी रॉयल फैमिली को अगर बिलोंग करता है तो अब वो अपनी पोजीशन का मिसयूज़ नहीं कर सकता। गेटिंग, जैसे पुराने टाइम पे अगर आप किसी रॉयल फैमिली से बिलोंग कर रहे हो तो आप क्या करते थे, जो लोअर कास्ट के हैं लोग उनके साथ में मतलब क्या कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेटिंग वे में बिहेव किया जाता था, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती थी, उनको इंसल्ट किया जाता था।
सो ये सब चीज़ें होती थी। अब ये जो प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है, इस एक्ट के अकॉर्डिंग अगर कोई भी रॉयल फैमिली से या कहीं से भी बिलोंग करता है तो वो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ में कोई भी टाइप का डिस्क्रिमिनेटिंग या इंसल्टिंग बिहेवियर नहीं कर सकता। इस एक्ट का मेन मतलब क्या था, उसका बेस क्या था, टू प्रमोट इक्वालिटी। मतलब आप शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब से बिलोंग करते हो या फिर किसी भी अदर कास्ट से बिलोंग करते हो, आप सब इक्वल स्टेटस पर हो, इसीलिए ये एक्ट बनाया गया था। सो दिस वाज द सेकेंड स्टेप टू प्रमोट इक्वालिटी इन द कंट्री। नेक्स्ट आता है अभी प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज़। अब तक हमने 2 टॉपिक पढ़े इसमें। पहला था सीट्स रिजर्व करना। पहला कौन सा था, टू रिजर्व द सीट्स। इसमें क्या किया था, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए सीट रिजर्व की थी सो दैट उनको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। दूसरा कौन सा था, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट। इसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या कर रहा था, गवर्नमेंट वॉज प्रमोटिंग इक्वालिटी इन द कंट्री। अब हमारा तीसरा टॉपिक आता है इसमें, प्रोविजंस फॉर माइनॉरिटीज़। The Indian Constitution has made several provisions for the protection of minorities. The government has adopted several policies for minorities to provide them the opportunities for education and employment. The Indian Constitution prohibits discrimination on the basis of caste, religion, race, language, and region. This is a comprehensive provision for minorities which fundamentally protects their rights of equality, freedom, right against exploitation and cultural and educational rights. अभी किसके रिलेटेड दिया है यहाँ पे हमें, माइनॉरिटीज़ के रिलेटेड। किसके रिलेटेड, माइनॉरिटीज़। माइनॉरिटीज़ मतलब कोई भी रिलीजन या कास्ट के लोग अगर नंबर में कम होते हैं तो दे आर कंसिडर्ड एज माइनॉरिटीज़। सो हमारी कंट्री बिकॉज एक सेक्युलर कंट्री है, हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था ना दैट इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। मतलब हमारा कोई नेशनल रिलीजन, कोई क्या कह सकते, कोई नेशनल कास्ट या ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारी कंट्री के अंदर सब रिलीजन्स को, सब लैंग्वेजेस को इक्वल इम्पोर्टेंस दिया जाता है। सो हमारी कंट्री के अंदर इवन माइनॉरिटीज़ को भी प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजंस बनाए गए हैं। माइनॉरिटीज़ के लिए एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ दी है गवर्नमेंट ने, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की गई है। प्लस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली बोला गया है कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी बेसिस पर, कास्ट का बेसिस हो, रिलीजन का बेसिस हो, लैंग्वेज का बेसिस हो, किसी भी बेसिस पर हमारी कंट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन अलाउड नहीं है। एंड ये एक्ट के थ्रू, या हम कह सकते हैं कि इस प्रिंसिपल के थ्रू गवर्नमेंट क्या करने का कोशिश कर रहा है, गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ माइनॉरिटी। कौन से राइट्स, इक्वालिटी का राइट, फ्रीडम का राइट। जो राइट्स बाकी के सिटीजन्स के पास है, मेजॉरिटी सिटीजन्स के पास है, वही सेम राइट्स माइनॉरिटी के पास भी होंगे। क्लियर। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा लॉ रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजन फॉर रिप्रेजेंटेशन। सो वी ऑल नो दैट हमारी कंट्री के अंदर जैसे डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम बात करें तो वुमेन एंड मेन के अंदर भी डिस्क्रिमिनेशन होता है। वी हैव सीन दैट पास्ट में वुमेन को भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली थी कि वो अपने आप को एस्टैब्लिश कर सके। सो अब उनको आगे बढ़ाने के लिए भी कंट्री के अंदर लॉज बनाए हुए हैं, उनके पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए भी गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं। तो लेट्स सी कौन से लॉज बनाए गए हैं टू प्रोटेक्ट द वुमेन्स राइट। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड efforts were made for empowering women. Taking into consideration the problems of women, several policies have been adopted at national and international level to remove illiteracy among women and to make available opportunities for their development. क्या बताया हुआ है यहाँ पे, that independence के बाद efforts were made कि women's को भी empower किया जाए, women's को जो rights पहले नहीं मिले वो राइट्स उनको दिए जाए।
वुमेन्स की क्या प्रॉब्लम है, उन सब बेसिस पर बहुत सारे न्यू एक्ट्स बनाए गए थे, बहुत सारे नए प्रोविजंस थे जिससे वुमेन्स को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। सबसे फर्स्ट थिंग क्या किया, वी ऑल नो के हमारी कंट्री के अंदर लिटरेसी लेवल की अगर हम बात करें तो वुमेन का लिटरेसी लेवल मेन से कम है। तो एफर्ट्स वेर मेड कि वुमेन्स के अंदर लिटरेसी इंक्रीज़ हो, गेटिंग उनका डेवलपमेंट हो सके, उनको एजुकेशनल एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिल सके। इसके लिए भी गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए थे। द राइट टू हैव इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर एंड हस्बैंड, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, एक्ट अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट, Domestic Violence Prohibition Act are some important provisions which created a favorable environment for the protection of freedom of women and securing their development. यहाँ पे अभी हमें कुछ एक्ट्स बताए हैं जो रूल्स बनाए गए थे फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन। कौन से एक्ट्स हैं? पहला कौन सा है? इक्वल शेयर इन द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एंड हस्बैंड। वी ऑल नो के कुछ ईयर्स पहले तक वुमेन को फादर की प्रॉपर्टी में शेयर नहीं मिलता था, डॉटर्स को द शेयर वॉज ओनली गिवन टू द सन। सो अभी एक्ट बनाया गया है दैट वुमेन्स कैन गेट द शेयर फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ फादर एज वेल एज फ्रॉम द प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड, सो दैट वुमेन का भी फ्यूचर सिक्योर्ड रहे। सेकेंड, डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। वी ऑल नो दहेज की प्रथा हमारी कंट्री में बहुत पुरानी है, सो इसको भी एंड करने के लिए एक्ट्स बनाए गए हैं। देन नेक्स्ट था एक्ट अगेंस्ट सेक्शुअल हरासमेंट। सो वर्क प्लेस पर वुमेन्स को सेक्शुअली हरास किया जाता है, तो उसके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए एक्ट बनाए गए हैं। देन उसके बाद डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट, घर के अंदर जो वुमेन्स के साथ मारपीट होती है उससे बचाने के लिए भी एक्ट बनाया गया है। सो ये सब एक्ट का मेन रीज़न क्या था, दैट वुमेन्स जो प्रॉब्लम सफ़र कर रही है उससे उनको प्रोटेक्ट किया जाए, गेटिंग वुमेन को भी एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिले जहाँ पर वो अपने आप को फ्री समझ सके, जहाँ पर वो अपने आप को डेवलप कर सके। In our country from very beginning, women have inadequate representation in politics and political institutions. Many countries in the world have made efforts to increase representation of women. From this perspective, changes are taking place in India as well. The 73rd and 74th Amendment reserved 33% of seats for women in local self-governing institutes. This percentage has been raised to 50% in several states including Maharashtra. नेक्स्ट क्या बताया यहाँ पे, दैट हमारी कंट्री में अगर हम पॉलिटिकल करियर्स की बात करें तो वुमेन को कभी इतना ज़्यादा क्या कह सकते हैं हम, इक्वल मतलब रिप्रेजेंटेशन ही नहीं मिला। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो वुमेन ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन फॉर्म करती है ना कंट्री में। मतलब मेन एंड वुमेन का पॉपुलेशन इज़ ऑलमोस्ट इक्वल पॉपुलेशन होने के बाद भी पॉलिटिक्स में वुमेन्स का इक्वल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। गेटिंग अगर 60% मेन है तो एटलीस्ट 40% वुमेन होनी चाहिए, 50-50 नहीं तो एटलीस्ट ये रेशियो हम रख सकते हैं। लेकिन हमारी कंट्री में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था एंड इस रिप्रेजेंटेशन को बढ़ाने के लिए अब क्या किया गया है, लोकल गवर्नमेंट में 33% सीट्स किसके लिए रिजर्व की गई है, वुमेन के लिए कंपलसरी। ये 33% सीट्स पर मेन फाइट नहीं कर सकते, मेन इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। कौन करेगा, वुमेन करेंगे, सो दैट एटलीस्ट लोकल लेवल पर वुमेन रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज हो। जब तक पॉलिटिक्स में वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज नहीं होगा तब तक जो प्रॉब्लम्स हम वुमेन सफ़र कर रहे हैं वो प्रॉब्लम्स भी एंड नहीं होंगे, क्योंकि जब तक पॉलिसीज़ फ्रेम नहीं होंगी, जब तक लॉज नहीं बनेंगे तब तक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। एंड लॉज बनाने के लिए, पॉलिसी फ्रेम करने के लिए इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन इंक्रीज़ हो। यहाँ पे अब महाराष्ट्र के बारे में बताया है कि बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पर ये जो 33% है
इन द कंट्री बहुत से स्टेट्स ने 50% सीट्स रिजर्व की है. लॉ तो क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि मिनिमम 33% सीट्स रिजर्व करो, लेकिन महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में वुमेन के लिए 50% सीट रिजर्व की है. मीनिंग एज आई टोल्ड यू कि पॉपुलेशन जब ऑलमोस्ट आधा आधा है तो रिप्रेजेंटेशन भी इक्वल होना चाहिए. सो यहाँ पर दैट इज़ इन महाराष्ट्र सीट्स कितनी रिजर्व की है फॉर वुमेन, 50%. A national commission for women has also been established. Similar commission also exists at the state level. The Act of Protection of Women Against Domestic Violence is an important step in the direction of democracy. This act underlined the need to protect the dignity and self-esteem of women. This act rejected traditional form of domination and authoritarianism and expanded the scope of Indian democracy to make it inclusive in true sense. क्या बताया यहाँ पे इस पैराग्राफ में हमें बताया है दैट नेशनल लेवल पर वुमेन के लिए नेशनल कमीशन एस्टैब्लिश किया गया फॉर द कंट्री लेवल एंड ऐसे सिमिलर कमीशन स्टेट्स में भी है. मतलब इफ़ कुछ प्रॉब्लम है, कोई राइट के अगेंस्ट जा रहा है तो वुमेन्स यहाँ पर जाकर कंप्लेन कर सकते हैं एंड दे कैन सीक फॉर रिड्रेसल. इन द सिमिलर मैनर जो नेशनल कमीशन है ऐसे ही सेम कमीशन स्टेट लेवल पर भी प्रेजेंट है. अब यहाँ पे हमें एक एक्ट के बारे में बताया है, एक्ट फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस. डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, घर पे जो मारपीट होती है. सो उसके अगेंस्ट जो एक्ट बनाया है उसकी वजह से अब धीरे धीरे करके सोसाइटी में चेंजेस आते जा रहे हैं. गेटिंग, जो पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम था दैट वुमेन हैव टू सफ़र, उनको सुनना पड़ेगा एंड ये सब जो चीज़ें थी वो सब अब धीरे धीरे करके एंड होती जा रही है. जो डोमिनेशन था दैट मेन ज़्यादा पावरफुल है, वुमेन को इतना इम्पोर्टेंस नहीं है, ये सब चीज़ें अभी धीरे धीरे करके एंड होती जा रही है. एंड वी कैन से दैट ये ट्रू डेमोक्रेसी है. मीटिंग जहाँ पर हर इंडिविजुअल को, भले ही फिर वो मेन हो या वुमेन हो, हर इंडिविजुअल को जहाँ पर ट्रू रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है, हर इंडिविजुअल को फ्रीडम मिल रही है, हर इंडिविजुअल को डिग्निटी मिल रही है, तो ही हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी रियल सेंस में है. एंड ये सब जो एक्ट हमने पढ़े, कौन से एक्ट, जो एट्रोसिटीज़ एक्ट था, रिजर्वेशन एक्ट था, देन उसके बाद वुमेन के प्रोटेक्शन के लिए ये जो एक्ट्स हैं, इन सब से क्या पता चल रहा है दैट अब धीरे धीरे करके डेमोक्रेसी डीपन होती जा रही है. हर एक इंडिविजुअल के बारे में डेमोक्रेसी सोच रही है. क्लियर? सो यहाँ पे हमारा सेकेंड टॉपिक ख़त्म हुआ. ओके, अब यहाँ पे लोकसभा के अंदर वुमेन रिप्रेजेंटेशन के बारे में बताया है. यहाँ पे हमें ईयर्स दिए हुए हैं एंड उसके साथ में परसेंटेज दिया है. 51-52 में 4.5%, फिर 4.456, देन डिक्रीज़ हुआ. फिर उसके बाद यू कैन सी दैट फ्रॉम 1991 यहाँ से यू कैन कंटिन्यूसली सी दैट कि वुमेन का रिप्रेजेंटेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है. ये क्या शो कर रहा है कि अब जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे वो करेक्ट सेंस में इम्प्लीमेंट होते जा रहे हैं. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे अबाउट द रोल ऑफ जुडिशियरी.